हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है सॉल्यूशन अर्थात विलयन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं परसरण के बारे में बच्चों, परसरण दाब के बारे में और प्रतिलोम परसरण के बारे में। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है बच्चों, हमारे चैनल में आप जाओगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परसरण। परसरण की क्रिया होती क्या है ना। तो इसको अपन एक पात्र बनाते हैं बच्चों। पात्र बना करके अर्धपारगम झिल्ली लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अर्धपारगम झिल्ली। थोड़ा सा समय देंगे क्योंकि डायग्राम बनाने में भी भाई समय लगता है और आप लोगों को भी है ना डायग्राम बढ़िया बनाना है। ठीक है, ये हमारा पात्र हो गया। एक पात्र ले लिए बच्चों। इस पात्र में हमने क्या करा कि बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी? अर्धपारगम झिल्ली। ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली है बच्चों। अब अर्धपारगम झिल्ली के दोनों ओर एक साइड हम भर देते हैं विलायक। विलायक मतलब केवल और केवल एक ही घटक द्रव अवस्था में है, वो आपका विलायक होता बच्चों। ये आपका विलायक है जिसकी सांद्रता कम होती है, सबको पता है। शुद्ध विलायक है। विलायक में हम क्या ले लें बच्चों? जैसे क्या ले लें, आप ही लोग बताओ भाई। H2O ले लेते हैं शुद्ध अवस्था में, है ना। H2O हमने ले लिया। अब ये एक साइड हम लेते हैं विलयन। विलयन में क्या ले लें? तो विलयन में जैसे आप ले लो NaCl का मिश्रण पानी के साथ, है ना, यानी घोल। तो ये अपना विलयन हो गया बच्चों। इसको अपन विलयन नाम दे देते हैं। ओके, विलयन। क्या हो गया ये? विलयन। विलयन में दो घटक होंगे, एक तो आपका विलायक होगा, साथ में बच्चों आपका कोई ना कोई एक विलेय होगा जिसकी सांद्रता उच्च हो जाती है। यदि मैं आपसे कह दूं विलायक की सांद्रता कैसी होती है बच्चों, तो निम्न सांद्रण होता है। यहाँ कैसा होता है? सांद्रता जो होती है निम्न सांद्रता। क्या? निम्न सांद्रता। और इसकी जो सांद्रता है बच्चों, इसकी उच्च सांद्रता है। क्या है? उच्च सांद्रता। उच्च सांद्रता है। ठीक है, उच्च सांद्रता है। अब चलो, अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। हमने कहा बच्चों ये विलायक है, ये विलयन है, बीच में आपका अर्धपारगम झिल्ली है। एक क्वेश्चन बनता है परसरण की क्रिया में कौन सी अर्धपारगम झिल्ली प्रयोग की जाती है। तो या तो अपना चर्मपत्र होता है या तो आपका कॉपर फेरोसाइनाइड। चर्मपत्र भी यूज करते हैं बच्चों, और सबसे पॉपुलर, इसे तो आप नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कॉपर फेरोसाइनाइड ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा बच्चा? कॉपर फेरोसाइनाइड। साइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या पूछा? कॉपर फेरोसाइनाइड। ये आपका अर्धपारगम झिल्ली है जो कॉपर फेरोसाइनाइड, जो अपनी में से केवल, अर्धपारगम झिल्ली का मतलब है जो अपने में से केवल और केवल विलायक के अणुओं को जाने दे। अब होता क्या है कि हम अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक और विलयन को पृथक कर दिए। इसमें बच्चों ऐसे पृथक करने से स्वतः ही जो विलायक के अणु है विलयन की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। यह प्रक्रिया बच्चों आपका सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या समझ में आया कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहा मैंने? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से स्वतः ही विलयन की ओर प्रवाहित होने की जो घटना है वो आपका बच्चों परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, इसके एक ही परिभाषा नहीं है, कई सारे परिभाषाएं हैं। जैसे बच्चों मैं ये बोल रहा हूं कि इधर जो सांद्रता है निम्न सांद्रता, और इधर जो बच्चों उच्च सांद्रता है, यानी निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर। जैसे मान लीजिए मैं कह देता कि मान लीजिए पूरा का पूरा भाई दोनों में विलयन है। जैसे मैं कहता कि एक पात्र है और पात्र में बच्चों दो विलयन है, इधर भी विलयन है और दूसरे साइड भी विलयन है। भाई ये विलयन ही है। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? विलयन ही है, इधर भी विलयन ही है, तो फिर कैसे डिफाइन करोगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए सांद्रता व्यक्त करते हैं कि इधर सांद्रता अधिक है। क्या बच्चों? अधिक है। और इधर सांद्रता कम है,
तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर विलायक के अणुओं का, किसका बच्चों, विलायक के अणुओं का प्रवाह होना ही परासरण कहलाता है। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर या विलयन की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह होना ही परासरण की क्रिया कहलाती है। यानी कुल मिलाकर के अर्धपारगम झिल्ली से विलायक का अणु कहां जाने लग गया, विलयन की ओर, तो फिर आपका वो परासरण की क्रिया कहला जाती है। तो परासरण तो क्लियर हो गया, अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं का पार होना। अब ये परासरण दाब शब्द कहां से आ गया बच्चों, परासरण दाब, चलो परासरण दाब कहां से आ गया, देखो अब हमने कहा कि भाई विलायक के अणु जो है वो कहां जाने लग गए, वो जाने लग गए विलयन की ओर। क्या कहां जाने लग गए बच्चों, विलयन की ओर। हम यदि इस विलयन में ऊपर से, जैसे मान लीजिए कोई हमारे इधर आ रहा है और उसके लिए हम एक रुकावट पैदा कर दें, रुकावट पैदा करने के लिए उसको हम कुछ मोटिवेट करेंगे, उस पर कुछ दाब लगाएंगे, कुछ पर बल लगाएंगे। तो यदि विलयन में हम एक पिस्टन लगा दें, क्या लगा दें बच्चों, पिस्टन, और ऊपर से एक निश्चित एरिया पे फोर्स लगाएं, क्या बोला हमने, एक निश्चित एरिया पर फोर्स लगा दें, ठीक है, समझने की कोशिश करो। हम एक निश्चित एरिया से फोर्स लगाएं यानी दाब लगा दें, तो क्या होगा, ये विलयन जो है वो विलायक के अणुओं को धक्का मारेगा, ये बोले भाई इधर मत आना, ऊपर से मुझे टॉर्चर आ रहा है, ठीक है कि भाई तुम आ नहीं सकते क्योंकि ऊपर से क्या हो रहा है, मुझे धक्का मिल रहा है, तो तुम इधर नहीं आ सकते, तुम्हारे आने की भाई इधर संभावनाएं नहीं है। तो फिर विलायक का अणु बेचारा कहेगा ठीक है भाई कोई बात नहीं है, मैं उधर ही रहता हूं, ठीक है भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उधर रहता हूं। ऐसी स्थिति में विलायक का अणु इधर पार नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस विलयन पर ऊपर से एक प्रेशर लगाया गया, एक दाब लगाया गया। तो एक ऐसा दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाए, भाई परासरण की क्रिया कहां हो रही थी, विलायक के अणु विलयन की ओर जा रहे थे, किसके माध्यम से, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से। लेकिन हमने प्यारे बच्चों इस पर क्या लगा दिया, इस पर हमने एक दाब लगा दिया। जब दाब लगा दिया तो ये जो विलायक के अणु, विलयन के जो अणु है ना, इसमें फोर्स लगने के कारण ये एक्टिव हो गए और विलायक के अणुओं को बोलते हैं कि बाबू इधर मत आना, क्योंकि इधर से फोर्स मिल रहा है, धक्का मिल रही है, और जब धक्का मिल रही है भाई तो इधर मत आना। तो विलायक का तो कोई बात नहीं भाई मैं नहीं आऊंगा, तो विलायक का विलयन की ओर प्रवाह होने की क्रिया रुक जाती है। अब यही प्रक्रिया बच्चों आपका कहलाता है परासरण की क्रिया, और आपका जो दाब लगाया जाता है उसको बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं बाबू, परासरण दाब। और जिस परासरण दाब को दर्शाने के लिए पाई शब्द का प्रयोग, पाई मतलब पाई चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब हमने क्या बोला कि अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण की क्रिया कहलाती है। अब हम बच्चों विलयन पे एक पिस्टन लगा करके दाब लगा दिए, तो वह दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाए, वह दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाए तो वो आपका परासरण दाब कहलाता है। परासरण की परिभाषा मैंने एक बताया कि अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण की क्रिया कहलाती है। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा भी आप लिख सकते हो कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर, विलायक के अणुओं का कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर प्रवाहित होना बच्चों, ये क्या कहलाता है, परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है बच्चों, परासरण की क्रिया कहलाती। ठीक है, चीजें क्लियर। जो जो आपके दैनिक जीवन में एग्जाम्पल आता जाएगा हम चर्चा करते जाएंगे, चिंता नहीं करिएगा आप लोग, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। तो फिलहाल परासरण की क्रिया आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा देख लें कि किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देने से विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली में से होने वाला जो प्रवाह है बच्चों, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण। देखो ये मिसप्रिंट है, परासरण कहलाता है। फिर हमने उस पर दाब लगा दी प्यारे बच्चों, तो किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करने पर, है ना, परासरण को रोकने के लिए विलयन पर जो बाहरी दाब लगाई जाती है, जिस दाब पर एक क्रिया रुक जाती है, वो परासरण दाब कहलाती है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, जो मैंने समझाया वही चीज तो लिखा हुआ है।
एक एक पॉइंट आपको हम सब समझाते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, ठीक है, ये देखो परसरण के कुछ प्रमुख उदाहरण आप लोग देखो, मजा आएगा। देखना बच्चों, अचार बनाने के लिए सांद्र लबड़ी विलयन में रखा गया कच्चा आम परसरण के कारण जल का क्षरण कर देता है एवं संकुचित हो जाता है। कैसे? देखो, हमने बच्चों अचार लिया, अचार में भी पानी रहता है, H2O की मात्रा होती है, ठीक है। मुरब्बा अचार, आम का अचार देखो कभी सिकुड़ा हुआ नजर आता है, इसके पीछे कारण क्या है? हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, विलयन ले लिया। अधिकांश गांव के लोग ये नहीं करते, गांव के लोग तेल में डाल देते हैं, और जो तेल में डाल देते हैं तो उनका सिकुड़ नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन यदि प्यारे बच्चों मान लीजिए यहां हमने ले लिया तेल, तेल में मिल गया NaCl और कुछ मात्रा में पानी, तो एक क्या बन गया बच्चों? एक विलयन बन गया। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया बच्चों? विलयन। अब इस विलयन में हमने एक आम का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया बच्चों, आम का छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि ये खराब ना हो ना। अब होगा क्या कि आम तो है, लेकिन प्यारे बच्चों इस आम में पानी भी है। क्या है? पानी, ठीक है। तो वो पानी जो है इस झिल्ली के, भाई छोटे छोटे छिद्र होंगे, झिल्ली के माध्यम से निकल करके इस सॉल्यूशन में चला जाता है, जिससे आम हल्का सा सिकुड़ा हुआ नजर आता है। इसके पीछे क्या है? उसमें परासरण की क्रिया हुई है। किसकी क्रिया हुई है बच्चों? परासरण की क्रिया हुई है। समझ में आया परासरण की क्रिया? देखो दूसरा एग्जाम्पल, मजा आ जाएगा। मुरझाए पुष्प ताजा जल में रखे जाने पर पुनः ताजा उठते हैं, अच्छे दिखने लग जाते हैं। देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है सीधे, और एग्जाम में जो अब क्वेश्चन बन रहे ना, वो कहां से आते? केवल और केवल एनसीईआरटी से ही आता है, इधर उधर से क्वेश्चन आते ही नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी फंसाता है बाबू। क्या फंसाता है? एनसीईआरटी ही फंसाता है आपको। समझ में आई बात? समझ में आई बात? गई समझ में? ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो मैंने क्या बोला भाई, आप लोग देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में सब्जियों पर पानी छिड़कते ही रहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है उसमें परासरण की क्रिया के माध्यम से हल्का फुल्का अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे वो ताजा सा आभास होता है, क्योंकि वो मुरझाया नहीं रहता है। देखो ना, सब्जी मंडी में जाओगी, सब्जी बेचने वाला हमेशा हर आधे घंटे में पानी छिड़कता है, ऊपर से कपड़े ढक देता है गर्मी के दिनों में, इस समय का सबसे बड़ा हाल। ऐसे ही पुष्प मुरझाया है और उसमें पानी में उसको डाल दिया, मुरझाया है ना, उसको पानी में डाल दिया, परासरण की क्रिया हुई, परासरण की क्रिया हुई, पानी का अब इसमें अंदर की ओर प्रवाह होता है, क्योंकि शुद्ध पानी में डाला गया ना, ये शुद्ध पानी था, इसमें बाहर नहीं आता। अचार मुरब्बे में पानी का अणु बाहर आ गया, लेकिन इसमें पानी कहां जा रहा है बच्चों? पानी उनके जो छोटे छोटे क्या बोल सकते हैं, पुष्प के भाग होते हैं, उस पर बच्चों इन्हीं एक पत्ता बोल नहीं सकते हैं, पुष्प के छोटे छोटे जो भाग होते हैं बच्चों, है ना, उनमें पानी का अणु जाकर के समाहित हो जाता है और पुष्प पुनः क्या हो जाता है? ताजा हो जाता है। फूल जो होता है वो ताजा नजर आता है, क्योंकि पानी के अणु अब इतना ज्यादा नहीं कि एक लोटा पानी एक पुष्प में घुस जाए, ऐसा भी मत सोच लेना आप लोग। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर प्रवाहित होते रहता है, जिसके कारण से जब पानी की मात्रा पर्याप्त हो जाती है तो खिला सा महसूस होने लगता है। वातावरण में जल ह्रास के कारण लचीली हो चुकी गाजर जल में रखकर पुनः उसी अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। यानी आपने आज गाजर लाया, खा नहीं पाया, एक काम करो, उसको सीधे बाल्टी में लेकर के पानी में डाल दो उसको, तो वो फिर से थोड़ा सा ताजा दिखने लगेगा। उसकी शक्ति उतनी रहेगी, बाकी ताजा हो जाएगा। उसके पीछे रीजन है कि विलायक हो गए शुद्ध जल, यानी बच्चों विलायक का अणु, उसके चारों ओर जो छोटे छोटे छिद्र होंगे वो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करेंगे और जल का अणु अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिससे वो मुरझाया हुआ आभास नहीं होगा। तो परासरण की क्रिया समझ में आ गई कि नहीं? मजा आ गया बच्चों? ठीक है, एक इसको भी आप लोग समझो, हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है हमारे शरीर के अंदर। जैसे लोग कहते हैं कि यदि नमक आप ज्यादा खाओगे, नमक यदि आप ज्यादा खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, नमक यदि कम खाओगे तो पतले हो जाओगे। क्या होता है कि नमक जब यदि आप ज्यादा खाते हो तो आपकी कोशिकाओं में NaCl की मात्रा बढ़ जाती है। मान लीजिए आपका ये कोशिका है, क्या है? कोशिका है। कोशिका में आप सबको पता है बच्चों जीव द्रव्य भरा रहता है। मेरे पास बायोलॉजी का ज्ञान नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत है
है ना, पूरा प्लाज्मा जैसे एकदम। इसमें सभी प्रकार के, है ना, जो खाना खाते हैं उससे जो, है ना, एनर्जी मिलती है बच्चों। जैसे माइटोकांड्रिया वगैरह इसी में रहता है, केंद्रिका रहता है, माइटोकांड्रिया रहता है, लाइसोसोम वगैरह सब कोशिका के अंदर ही रहता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें भाग होते हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे, 12th में हो ना, साइंस वाले हो आप लोग, होशियार हो। अब मैं इसे, मेरे बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। इसमें जो अंदर जो द्रव है, पानी के साथ जो लिक्विड है, उसमें हमने NaCl की मात्रा बढ़ा दी है, तो NaCl की मात्रा बढ़ गई। NaCl H2O तो पानी तो भर भर के रहता है यार, शरीर का 60% तो पानी से, पूरी कोशिका पानी से ही मिलकर, पानी नहीं है तो खत्म। तब ना कभी बच्चों, यदि आप लोगों ने देखा होगा, यदि किसी को दस्त जैसी बीमारी आ जाए तो उसमें के अंदर पानी की कमी बहुत कम हो जाती है। मतलब बहुत ज्यादा पानी की कमी होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इन कोशिकाओं से जो पानी है वो बाहर निकलने लग जाता है, सूख जाता है, कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। शरीर का जो प्रत्येक भाग है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जब वही सिकुड़ जाता है बच्चों, जब वही सिकुड़ जाता है, क्या हो जाता है, वही जब सिकुड़ जाता है तो शरीर का संचालन कैसे होगा। अब जब NaCl की मात्रा ज्यादा होती है, चूंकि यहां का सांद्रण क्या है बच्चों, ज्यादा है, और इधर हमने और भी पानी पिया, तो पानी और ज्यादा मात्रा में इन कोशिकाओं में प्रवेश करता जाता है। पानी की मात्रा बढ़ती जाती है और हर कोशिकाओं में थोड़ा सा ज्यादा पानी भर जाता है, इसलिए शरीर में मोटापा सा महसूस होता है। ठीक है, देखो जरा ढंग से समझना। परासरण के कारण जल इनकी कोशिकाओं के अंदर में चला जाता है, परासरण की क्रिया। ठीक है, यदि रुधिर कोशिकाओं में 0.9 द्रव्यमान पर आयतन के लवण वाले जल में रखा जाए, ठीक है, तो परासरण के कारण जल के रुधिर कोशिका प्रवाह फूल जाती है। इन कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सांद्रता वाले भाग में रखा जाता है, तो परासरण की क्रिया से जल अंदर जाता है और वो फूल जाता है बच्चों। जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीनी भोजन करते हैं वे ऊतक कोशिका और अंतर कोशिका स्थान में जल धारण का महसूस करते हैं। इसके परिणामस्वरूप होने वाले स्थूलता सूजन को सोफ कहते हैं। सोफ क्या बोलते हैं, सोफ। ऑब्जेक्टिव में देख लेना, कहीं आ जाएगा तो फिर आपको परेशानी होगी। कहने का तात्पर्य, यदि किसी कोशिका को बच्चों 0.9 सांद्रता से अधिक वाले हम यदि किसी लवणीय विलयन में रखते हैं तो खत्म कहानी। बोला यह गया कि भाई जल का अणु अंदर जाता है और ये फूल जाता है, सूज जाता है। ठीक है, क्लियर। ये परासरण का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण था बच्चों, है ना। अभी हम और बहुत कुछ सीखेंगे, आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा समय दीजिएगा, अभी तो अभी क्लास खत्म हुआ नहीं है। अब जैसे बच्चों एक शब्द आता है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। अभी परासरण दाब की कहानी की लंबी स्टोरी है, अभी आप थोड़ा समझ लीजिएगा। मैंने कहा मेरे पास 2 बिलियन है, 2 बिलियन है बच्चों, क्या है, 2 बिलियन है, 2 बिलियन है और दोनों का परासरण दाब समान है। क्या है, परासरण दाब समान है। क्या बच्चों, परासरण दाब क्या समान है। तो यहां पर यदि मैं कह दूं कि ये बिलियन ए था, ये बिलियन बी था, बिलियन ए था, बिलियन बी था, तो बच्चों परासरण दाब मैं कह देता हूं पाई ए और यहां पर परासरण पाई बी। ठीक है, पाई ए पाई बी। तो यहां पर पहला कंडीशन यही हुआ बच्चों, पहला कंडीशन ये हुआ कि पाई ए और पाई बी दोनों बिलियनों का परासरण दाब समान है, तो आपका समपराशरी बिलियन कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों, समपराशरी। सम यानी बराबर। परासरण की क्रिया वह क्रिया जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है वो समपरासरण कहलाती है। ये तो सबको पता है, इसे बताने की जरूरत है नहीं। तो समपराशरी बिलियन क्लियर है कि ऐसे बिलियन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं बच्चों, समान होते, वो समपराशरी बिलियन कहलाते हैं। ठीक, अब थोड़ा समझना, दूसरा शब्द है अल्पपराशरी। अब इन्हीं में से मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए पाई ए का मान ज्यादा है, किससे बच्चों, पाई बी से। जो ज्यादा है वो अल्प कहलाएगा कि कम कहलाएगा कि ज्यादा कहलाएगा, जो ज्यादा है वो अति कहलाएगा, अति पराशरी, और जो कम है बच्चों उसे बोलेंगे अल्प पराशरी। क्या बोलेंगे, अल्प पराशरी। क्या बोलेंगे, अल्प पराशरी। और जो ज्यादा है उसे बोलेंगे अति पराशरी, अति पराशरी, अल्प पराशरी और इसमें अति पराशरी। अल्प पराशरी जिसका परासरण दाब कम है,
और अति परासरी जिसका प्रसरण दाब ज्यादा है। मतलब दो ऐसे बिलियन प्यारे बच्चों, दो ऐसे बिलियन जिसका प्रसरण दाब ज्यादा है वो आपका अति परासरी कहलाएगा, जिसका प्रसरण दाब कम है वो आपका अल्प परासरी। बाकी प्रसरण दाब तो आप लोगों को ऐसे भी पता हो गया कि वह दाब जिस दाब पर बिलियन में होने वाली प्रसरण की क्रिया रुक जाए वो प्रसरण दाब कहलाती है। देखो बच्चों, प्रसरण दाब दो चीज पर डिपेंड करता है, दो चीज पर। एक तो तापमान कितना है, किस किस पर डिपेंड करता है? दो चीज पर। एक तो तापमान कितना है और दूसरा बच्चों उसमें विलेय के मोल की संख्या कितनी है, सांद्रता कितनी है। जैसे प्रसरण की क्रिया हमने आपको समझाया कि एक पात्र लिया हमने, ठीक, इस पात्र को हमने अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से दो भागों में बांट दिया, ये अर्धपारगम झिल्ली है। अब इसमें प्यारे बच्चों हमने रखा विलायक, क्या रखा? विलायक, और एक साइड पर हमने रख दिया विलयन, और जिस पे हम प्रसरण दाब लगाएंगे, यहां पे दाब लगाएंगे, ठीक है। और यहां पर हमने रख दिया क्या बच्चों? विलयन। अब ये जो दाब है ना, ये जो प्रसरण दाब है ना, प्रसरण दाब, क्या बच्चों? प्रसरण दाब, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। दो चीजों पर, किन किन पर? दो चीजों पर भाई, एक तो टेम्परेचर कितना है, एक तो टेम्परेचर कितना है, इसके अंदर टेम्परेचर कितना है। तो जो प्रसरण की क्रिया बच्चों, प्रसरण दाब, ताप हुआ, इसके हम मोल की संख्या बोल दें या उसकी सांद्रता बोल दें या उसके मोलरता बोल दें, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। प्रसरण दाब ताप हुआ विलयन के मोलरता पर निर्भर करता है। किस पर बच्चों? मोलरता पर निर्भर करता है। अच्छा, ये मोलरता पर निर्भर करता है, हम मानते हैं निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दो चीजों पर, एक तो ताप पर, दूसरा विलयन के मोलरता पर निर्भर, यानी सांद्रता पर। इसी को हम सांद्रता भी कह सकते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों सीधा सीधा, अब देखो थोड़ा समझना, यदि इसकी सांद्रता ज्यादा है ना तो दाब उसका उतना ही ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। तापमान ज्यादा है, हलचल ज्यादा हो रही है, उनको शांत करने के लिए उतना ही ज्यादा हमको दाब लगाना पड़ेगा। मतलब बच्चों एक तो टेम्परेचर और दूसरा जो है वो उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, मोलरता पर निर्भर करता है। मतलब विलेय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी एक निश्चित आयतन पर, यानी बोला नहीं मोलरता है क्या बताओ, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है, तो इसकी मोलरता ज्यादा है तो दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। इस बात को नोट कर लो आप। यदि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, खलबली ज्यादा मच रही है, तो मतलब तापमान ज्यादा होने के कारण उनको शांत करने के लिए दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा गणितीय व्याख्या हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। दोनों को मिलाकर लिख दें बच्चों, दोनों को मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखोगे तो पाई समानुपाती टी और सी हो जाता है, या ऐसा लिख दो सी और टी। जब हम बच्चों समानुपाती हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो एक स्थिरांक लगता है। क्या लगता है? एक जहां आर एक क्या है बच्चों? आनुपातिक नियतांक है या समानुपाती स्थिरांक है, जो भी लिखना लिख सकते हो। क्या है भाई? समानुपाती स्थिरांक है।
समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती स्थिरांक है, क्या है भाई? समानुपाती स्थिरांक CRT। अच्छा ये है क्या? ये है क्या भाई? ये सांद्रता होता क्या है? मैंने कहा ये बिलियन है। बिलियन में कितने मोलों की संख्या है? यही तो नॉर्मलता है ना बाबू, यही तो नॉर्मलता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि भाई C है क्या? एक निश्चित आयतन में मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात निश्चित आयतन में क्या बच्चों? निश्चित आयतन में किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा एक चीज और है कि प्यारे बच्चों, आप लोगों को बढ़िया तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि किसी बच्चे को लगता है कि सर का नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। यदि किसी को लगता है मुझे नोट्स लेना चाहिए सर का, मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों। व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग बढ़िया लेकर के तैयारी कर सकते हो। निश्चित आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, यही तो सांद्रता है। तो इसके लिए बच्चों एक फार्मूला तो यही हो गया, ठीक है। एक फार्मूला आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है। सर कुछ गड़बड़ किए हो आप, जानते हो क्या गड़बड़ किए हो सर? यहां पे जो आप लिखे हो पाई लिखना चाहिए, तो आप हर जगह टी लिख दिए। पाई बराबर CRT। अच्छा C का मान यदि यहां पे हम रख दें, C का मान यदि हम यहां पे रख दें तो क्या होगा भाई? C का मान जब यहां पे रखेंगे बाबू तो देखो क्या होगा भाई। देखो C का मान यहां रख दें, है ना, किसके जगह? यहां पर C की जगह। तो पाई बराबर कितना हो जाएगा? NB/V RT। ठीक, ये लो बाबू, इसको आप लोग याद रखना। दो फार्मूले, एक ये फार्मूला हो गया और दूसरा ये फार्मूला। इसी को बोलते हैं बच्चों प्रसरण दाब ज्ञात करने का फार्मूला, वांट हाफ समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? वांट हाफ समीकरण। लिख लो, बाद में मत कहना कि सर हमको समझ में नहीं आया, हम नहीं लिख पाए। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या? वांट हाफ समीकरण। क्या बोलते हैं? वांट हाफ समीकरण। अब यहां से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की भी गणना कर सकते हैं। क्या? प्रसरण दाब पर आधारित विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना हम कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, अभी थोड़ा सा और हम आगे बढ़ने वाले, क्योंकि भाई काम आज थोड़ा हम पहले से लंबा लेके आए हैं, क्योंकि क्लासेस छोटा कराने से मजा कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो आगे आप लोग छोटा सा हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? परासरण दाब से। क्या लगाएंगे? परासरण दाब से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है भाई, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना हम करेंगे, मजा आएगा। थोड़ा समझो, क्योंकि यदि हम किसी भी बिलियन की बात करते हैं बच्चों, बिलियन की बात करते हैं, तो बिलियन में कितने घटक होते हैं? बड़े प्यार से बताना बाबू, बिलियन में कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होता है। यदि आपका बिलियन है बच्चों, यदि आपका बिलियन है तो ये 2 घटकों से मिलकर बना होता है। सर एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। क्या होता है? विलायक और दूसरा होता है विलेय। यदि विलायक को हम A कह दें तो प्रेम से विलेय को हम B कहेंगे। अब इनके मोलों की संख्या हमको यदि Na बोलना है तो इसके मोलों की संख्या Nb निकालते हैं। ठीक, अच्छा ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज ये है कि Na बराबर होता है WA/Ma। तो सेम बच्चों Nb बराबर होता है WB/MB। WA/MA। सर यहां पे कुछ गड़बड़ है ना? क्या गड़बड़ है? यहां ये गड़बड़ है कि यहां पर A है तो A का ही लिखना है।
डब्ल्यू ए बटे एम ए और डब्ल्यू बी बटा एम बी। समझ में आ गई? बिलियन में यदि दो घटक है तो भाई हम उनके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अब चूंकि देखना, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा कि पाई बराबर होता है सी आर टी। क्या होता है बच्चों? पाई बराबर कितना होता है? सी आर टी। अब कोष्टक में यदि हम आपसे कह दें सी बराबर क्या है? एकांक आयतन में विलेय के मोलों की संख्या। यही तो आपकी नॉर्मलता है, वही कंसंट्रेशन, वही सांद्रता है। ये सब चीज नोट्स में रहता है। जो बच्चे नोट्स ले लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो कांटेक्ट नंबर मैंने दे दिया है 9685299159। ठीक है? इसलिए बच्चों पाई बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एनबी अपान भी आर टी। इतना इजी है बाबू कि आप लोग ना जीवन में कभी कठिन समझोगे ही नहीं। ये क्या है? ये है आपके विलेय के मोलों की संख्या। किसके बच्चों? विलेय की मोल संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या किसी का भी निकालोगे तो उसका वेट कितना है, उसका आणविक द्रव्यमान कितना है, इसी का अनुपात बच्चों आपके विलेय की मोल की संख्या, किसी भी मोल संख्या निकाल सकते हो। वेट बटा मास, वेट बटा मास, वेट बटा मास। तो यहां पे वैल्यू रख दो बच्चों, इसलिए पाई बराबर एनबी का मान हो जाएगा डब्ल्यू बी बटा एम बी। ये आर टी है तो आर टी अपान भी। ठीक? अब भाई समझो, एम बी हमें निकालना है बच्चों, तो एम बी को अपन इधर ले आए क्योंकि आणविक द्रव्यमान यही तो है। एम बी हमको इधर ले आना है तो आर टी अपान भी हो जाता है। ठीक है? आर टी अपान भी हो जाता है। तो ये लो भाई, ये आपका आंसर आ गया विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ये छोटा सा फार्मूला है और इससे यहाँ की क्वेश्चन पूछा जाता है। सर क्या खत्म हो गया आज का क्लास? अभी नहीं हुआ है, अभी और काम बाकी है। क्या काम बाकी है सर? ये काम बाकी है, प्रतिलोम परसरण। क्या काम बाकी है? प्रतिलोम परसरण। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। परसरण का उल्टा रूप यदि आप कह दो तो वो आपका प्रतिलोम परसरण कहला जाएगा। कैसे सर? हमने कहा कि एक पात्र है, ठीक है सर, उस पात्र में आपने अर्ध पारगम झिल्ली लगा दी, ठीक है, विलायक के अणुओं को हमने रख दिया और दूसरे साइड हमने कहा कि विलयन के अणुओं को हमने रख दिया। क्या कर दिया? विलयन के अणुओं का। तो पहले परसरण की क्रिया तो होना शुरू हो गया, यानी विलायक का अणु विलयन की ओर प्रवाहित होने लग गया। लेकिन दाब जो है बच्चों, दाब, इस पे जो दाब लगाया गया, इसमें जो दाब लगाया गया वो परासरण से ज्यादा लगाया गया, परासरण दाब से ज्यादा लगाया गया। कहने का तात्पर्य देखो भाई, हम आपको समझा रहे हैं कि विलायक का अणु विलयन की ओर जा रहा था। कहां जा रहा था? विलायक का अणु भाई, ये विलायक है बच्चों। क्या है? विलायक। विलायक कहां जा रहा था? विलयन की ओर जा रहा था, लेकिन ऊपर से लगाया गया दाब तो रुक गई। जिस दाब पर यह परसरण की क्रिया रुक गई, विलायक का अणु विलयन की ओर जाने से रुक गया, वो आपका परसरण दाब कहला गया। कुछ समझ में आया बाबू? मैं क्या कह रहा हूं? विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह होना बंद हो गया, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह होना बंद हो गया, वो दाब आपका परसरण दाब कहलाता है। अच्छा, लेकिन जब ये बताओ, एक निश्चित लिमिट होती है, किसी को आप बात कह लो कह लो कह लो कह लो, वो सुनेगा, लेकिन एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि आपका वो जवाब जरूर देगा। अब इधर से ससुरा मार रहा धक्का, मार रहा धक्का, मार रहा धक्का, तो ये बोला ठीक है भाई मैं नहीं आ रहा हूं ना, रुक जा। लेकिन फिर भी जबरदस्ती इधर से धक्का मार रहा है तो इधर से भी ये अटैक करने लग जाता है।
अब कब तक ये सहेगा? बोले भैया अब तू मेरे को रख ले, ये साला मेरे को परेशान कर रखा है। फिर ये अटैक इधर कर देता है, तो विपरीत दिशा में विलायक, इसमें भी तो विलायक है ना, तो फिर इधर विलायक ताड़ुस जाने लग जाता है। यह प्रक्रिया बच्चों विपरीत या प्रतिलोम प्रसरण की क्रिया कहलाती है। कुछ समझ में आया? लेकिन हाँ, इसमें जो झिल्ली होती है सेल्यूलोज एसीटेट की होती है। किसकी होती है? सेल्यूलोज एसीटेट। देखो बच्चों, यदि प्रसरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो प्रसरण की क्रिया बदल जाती है। शुद्ध विलायक अब अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमन करता है। यह परिघटना आपका प्रतिलोम प्रसरण कहलाता है। कुछ समझ में आया कि अब ये शुद्ध विलायक विलयन की ओर नहीं, बल्कि विलायक जो विलयन में विलायक है वो विलायक की ओर चलने लग जाता है, विपरीत प्रक्रिया होने लग जाती है। यही आपका प्रतिलोम प्रसरण कहलाता है। और आज हमारा यही तक का सफर था। हम अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। और फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। खाली समय होने पर आपका रिप्लाई जरूर देता हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।